हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड पे बेस्ड मॉक टेस्ट नंबर 1। स्टैटिक जीके के मॉक टेस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, इंडियन पॉलिटी के भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और जब भी हम मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं तो हम खाली क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखते हैं, हम उससे जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्ट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन भी करूँ, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में ही हो बेशक वो, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए उस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इलीगल का मतलब क्या है एज पर आईपीसी। तो दोस्तों, सेक्शन 43 ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइन करता है कि इलीगल का मतलब क्या है। और वो कहता है कि भाई इलीगल का मतलब होगा इट इज एन ऑफेंस, मतलब हर अपराध को इलीगल माना गया है एज पर आईपीसी और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी ऐसा एक्ट जिसको प्रोहिबिट किया गया हो बाय द लॉ वो भी इलीगल माना गया है एज पर सेक्शन 43। अगला है फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, मतलब अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जिसके बेसिस पे आप एक सिविल एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, उसको भी इलीगल माना गया है एज पर आईपीसी सेक्शन 43। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिटीजन हु कमिट्स एन ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक बाहर जाके ऑफेंस कमिट करता है इंडिया से बाहर तो क्या उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, क्या इंडियन कोर्ट्स उसको पनिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर दिया गया है सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी में, जो कि डील करता है रिगार्डिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी। और वो क्या कहता है कि भाई आईपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के विद इन कोई ऑफेंस कमिट कर दे या फिर इंडिया के बाहर कमिट कर दे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी बंदा चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या बाहर का सिटीजन हो, अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है कोई ऐसी शिप पर या कोई ऐसे एयरक्राफ्ट पर जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, अगर उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हुआ है और कोई फॉरेनर हो या इंडियन सिटीजन हो उसके ऊपर कोई ऑफेंस करता है तो तब भी इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे आईपीसी के। लास्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एनी पर्सन, कोई भी बंदा इंडिया में रहते हुए या इंडिया के बाहर कोई भी ऐसा ऑफेंस करे जिसमें वो कोई कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट हो उसको टारगेट करे, मतलब आप बाहर बैठे हैं और आप कोशिश करें कि मैं इसका कंप्यूटर हैक करके इसके पैसे सारे निकाल लूं बैंक से, तो वो भी उसके ऊपर भी आईपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और इंडियन कोर्ट्स उसको पनिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि इंडियन सिटीजन अगर बाहर ऑफेंस कमिट करता है तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एट अ प्लेस वेयर ही इज फाउंड, जहां पे भी वो मिलेगा इंडिया में वहां पे उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडियन कोर्ट्स एज पर सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 46, जिसमें पूछा गया है कि भाई डेथ का मतलब क्या है एज पर आईपीसी। आईपीसी में डेथ का मतलब क्या है, क्या जानवर की डेथ को डेथ माना गया है, डेथ ऑफ ह्यूमन को डेथ माना गया है, या दोनों एनिमल और ह्यूमन की डेथ को डेथ माना गया है। तो इसका आंसर होगा खाली ह्यूमंस की डेथ को डेथ माना गया है एज पर सेक्शन 46। ये एनिमल्स की डेथ को डील नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन, कि भाई ऐसा एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है आईपीसी में एज के बेसिस पर कि अगर आप इस एज से कम हैं तो अगर आप कोई ऑफेंस कर भी देते हैं तो भी आपके ऊपर चार्जेस नहीं फ्रेम होंगे। तो 3 कैटेगरीज हैं उसमें, और पहला है कि अगर आपकी उम्र 7 साल से कम हो, दूसरी कैटेगरी है अगर आपकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में हो, तीसरी है अगर आप 12 साल से बड़े हों। तो जब हम 7 साल से नीचे की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है उसमें, अगर आप 6 साल के हैं 5 साल के हैं, अगर आपने कोई ऑफेंस कर भी दिया है तो आपके ऊपर आईपीसी के चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, आप पनिश नहीं किए जा सकते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 82 में बोला गया है कि अगर आपकी उम्र 7 साल से कम है तो आईपीसी के प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, आपको सजा नहीं दी जा सकती है। वहीं दूसरी कैटेगरी आती है 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक। अब इसमें क्या है, ये सेक्शन 83 बताता है इसके बारे में, और वो कहता है कि भाई अब ये देखा जाएगा कि आपके पास क्या इतनी मेच्योरिटी थी दिमाग में कि आप ये देख पाए कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है, वो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ है, या फिर गलत है उससे दूसरे को हार्म हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इलस्ट्रेशन दूं, आप मानिए कि आप 9 साल के बच्चे हैं और आपने क्या किया, आपने सोचा यार मैं इसकी गर्दन से आज खेलना चाहता हूँ, चाकू लिया, उसकी गर्दन उड़ाई और उसकी गर्दन को उसके जो भी उसका धड़ था, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन था, उसको आप उछाल के खेलने लगे। तो अब कोर्ट बोलेगी कि भाई ऑल्दो इसकी उम्र 7 साल से ऊपर है, पर जैसा इसने एक्ट किया है ना और जैसे खेलने के लिए उसने उसकी गर्दन उखाड़ी, तो इससे समझ में आता है कि उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो उसका मर्डर कर दे, उसकी इंटेंशन तो ये थी, उसे लगा कि इसको खिलौना बना के खेलूंगा तो उसने कर दिया। तो उसके बाद सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी दिमाग की
कि वो अपने एक्ट को का जजमेंट कर पाता, तो उसमें उसको सजा नहीं मिलेगी। वहीं अगर 8 साल का, फिर से आप समझिए एक बच्चा है, उसको लगता है कि भाई इसके पास ना एक वो पड़ी है अंगूठी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी उंगली काटता हूँ और उसकी अंगूठी निकाल के बेच दूंगा। तो इस केस में उसके पास इतना दिमाग है कि भाई अंगूठी इसके हाथों में, अगर उंगली काट दूंगा तो इस अंगूठी को बेचूंगा और उससे पैसे कमा सकता हूँ। तो भाई अब कोर्ट बोलेगा इसके पास तो सफिशिएंट मेच्योरिटी है, इसको पता था, ये जजमेंट फ्रेम कर पा रहा था अपने एक्ट्स के बारे में, तो उस केस में आपको सजा हो जाएगी। तो 7 से 12 साल के एज गैप में ये देखा जाता है कि क्या आपके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी है अपने एक्ट को जज करने की या नहीं है। वहीं 12 साल से ऊपर की जब बात होती है और 18 साल से कम, तो इसमें हीनियस क्राइम्स का अलग से चैप्टर है, वो अलग बात है। अगर 12 साल से ऊपर है तो आपके ऊपर ये आपको इम्यूनिटीज नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फिर आईपीसी के चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं और आपको पनिश किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 years old, क्योंकि आपकी एज 7 साल से कम है तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी आपको मिल गई है। सो इट इज नॉट एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 7 years, व्हिच इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी। अगली बात हम करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेंशन्ड है फ्रॉम सेक्शन 96 टू 106। प्राइवेट डिफेंस क्या होती है? आत्मरक्षा करनी। और आत्मरक्षा आप कब कर सकते हैं? जब आपको अपनी जान बचानी हो या किसी और बंदे की जान बचानी हो, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना हो या दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाना हो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये राइट हर सर्कमस्टांसेस में अवेलेबल होता है? नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि भाई जब आपने वो एक्ट किया तो क्या आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम था कि आप पुलिस की मदद ले सकते थे, पर आपने फिर भी पुलिस की ना मदद लेते हुए खुद ही दूसरे बंदे को उड़ा डाला प्राइवेट डिफेंस में, तो फिर आपको सजा मिल सकती है। ऑल्दो सजा मर्डर की नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, पर आपको सजा दी जा सकती है क्योंकि भाई आपके पास सफिशिएंट टाइम था कि आप पुलिस का मदद ले सकते थे। वहीं अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि इतनी इमिनेंट थ्रेट हो आपके ऊपर कि इतना टाइम ही नहीं है कि आप पुलिस की मदद ले पाए और फिर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करें, तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी सजा आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लिया है उस केस में। तो इसका आंसर क्या होगा? It is available where there is no time to have recourse to public authorities. Right of private defense आप कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब आपके पास sufficient time ना हो कि आप पुलिस की मदद ले पाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड ऑफ 11 years of age, जो मैंने बात की थी अभी 7 से 12 साल की। तो चाइल्ड की, एक बच्चे की उम्र है 11 साल, उसने एक वॉच को चुराया जो कि 10,000 रुपए की थी और उसे बेच डाला 20 रुपए में। ठीक है, तो अब उसको पता था मतलब कि भाई घड़ी जो है इसको मैं बेचूंगा तो मेरे को 20 रुपए मिल सकते हैं, इतनी अकल थी उसमें। ऑल्दो वो 11 साल का था, उसे ये पता था कि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है और इसको मैं बेचूंगा तो मेरे को पैसे मिल सकते हैं। तो इस केस में कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई इसके पास तो सफिशिएंट मेच्योरिटी है अपने एक्ट्स को जज करने की, तो ही इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक मैगजीन पे जो है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंशिया मतलब इग्नोरेंस, जूरिस मतलब लॉ, एक्सक्यूजेट मतलब एक्सक्यूजेबल। तो इसका आंसर क्या हुआ? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है कि आप मानिए कि ऐसा अगर कोई लॉ है हमारी कंट्री में कि भाई आप बाहर से 50 तोले से ज्यादा सोना नहीं ला सकते। मतलब 50 तोला मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर 50 तोला लाने दें तो सब सऊदी भाग जाए, सब दुबई भाग जाए, 50 तोला सोना इकट्ठा करके लिया और चैन से सो जाए। तो पर आप ये मानिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बस, कि आप ये कानून है देश में कि आप 50 तोले से ज्यादा सोना नहीं ला सकते। अब आप क्या करते हैं, आप बाहर से आ रहे हैं और आप ला रहे हैं 70 किलो सोना, पर आपको ये नहीं पता था कि भाई देश का ऐसा कानून है कि 50 तोले से ज्यादा नहीं ला सकते। अब कस्टम अथॉरिटीज आपको पकड़ लेते हैं एयरपोर्ट पे, तो क्या आप ये एक्सक्यूज दे पाएंगे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि देश का ऐसा कानून है, इसलिए तो मैं 70 तोला सोना ले आया हूँ, वरना मैं क्यों लाता? तो कोर्ट बोलेगा भाई ऐसा नहीं है, हमने जो कानून बनाया अब ये हम नहीं कर सकते ना कि अब हर किसी को पढ़ाएं कि भाई साहब ये कानून है, ये नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी आप डिफेंस नहीं ले सकते। अब मैं इस केस में डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई मुझे कानून का नहीं पता था इसलिए मैं सोना लिया है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोर्ट्स वुड हैव जुरिसडिक्शन। किस केस में इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन होगी कि वो उस ऑफेंस को ट्राई कर पाए, उस बंदे के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर पाए। क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन फॉरेन कंट्री, सेक्शन 4 को याद करिएगा जो मैंने अभी डिस्कस किया था दूसरे क्वेश्चन में, कि क्या कोई इंडियन अगर फॉरेन कंट्री में क्राइम करते हैं तो क्या उसके ऊपर इंडियन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन होगी? हाँ होगी, क्योंकि वो भारत देश का नागरिक है। एक्सट्रेडिशन मतलब बाहर से फिर उसको बुलवाया जाएगा, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अगर कोई साइन हुई भी होगी देशों के बीच में उस बेसिस पर, और इंडियन कोर्ट्स की फिर जुरिसडिक्शन होगी उसके ऊपर।
क्राइम कमिटेड बाय फॉरेनर इन इंडिया, ऑल्दो नेशनैलिटी इंडिया की नहीं है, पर क्राइम कहाँ कमिट हुआ इंडिया में, तो ऑफ कोर्स इंडियन कोर्ट्स की उसके ऊपर जुरिसडिक्शन होगी, उस फॉरेनर के ऊपर केस चलाया जा सकता है। क्राइम कमिटेड बाय पर्सन ऑन रजिस्टर्ड इंडियन शिप, देखिए जब भी कोई व्हीकल ऐसा होता है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, एयरक्राफ्ट हो, शिप हो, और उसके ऊपर चाहे कोई फॉरेनर ऑफेंस कमिट करे या इंडियन ऑफेंस कमिट करे, उस केस में भी इंडियन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन उसके ऊपर होती है। आप उसको इंडिया में लाके उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं, उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने के बाद केस चल सकता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इंडिया की प्रॉपर्टी मानी गई। तो इस केस में आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आर एंड एस दो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आज तो हम कत्ल कर देंगे जेड का। तो इनके बीच में ये साजिश बनी कि आर घर के बाहर खड़ा रहेगा चाकू लेके, जिससे कि अगर पुलिस आए तो उसको मार पाए, या कोई गार्ड आए उसे बचाने तो वो उसे मार पाए, जिससे कि जेड का मर्डर हो पाए। तो इस केस में क्या खाली आर लायबल होगा, एस लायबल होगा खाली, या दोनों लायबल होंगे, या कोई भी लायबल नहीं होगा? तो दोस्तों मर्डर तो हो गया है जेड का, और आर बाहर खड़ा रहा गार्ड बन के चाकू लेके हाथ में, और एस ने उसके अंदर छुरा मारा, मतलब सॉरी नाइफ मारा, थोड़ी मुंबई वाली भाषा हो गई छुरा वुरा। तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही आर और एस दोनों ही लायबल होंगे, क्योंकि जो आर है जो बाहर खड़ा रहा गार्ड बन के, उसने फैसिलिटेट किया है मर्डर को, उसने फैसिलिटेट किया है ऑफेंस को, उसने एड दी है मर्डर करने के लिए। तो इस केस में दोनों ही लायबल होंगे कि उसने मदद की है, उसकी एड दी है उसे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन आइडल ऑफ गॉड इज, जो गॉड की मूर्ति होती है उसको नेचुरल पर्सन माना जाता है, जुरिसडिक्शन पर्सन माना जाता है, या कोई भी पर्सन नहीं माना जाता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि जो मूर्ति होती है ना गॉड की, उसको जुरिस्टिक पर्सन माना जाता है। और ये किस केस में बोला गया? ये बोला गया था अयोध्या वर्डिक्ट में, जो कि अभी आया था रिसेंटली, 1-1.5 साल पहले। तो अयोध्या केस में ये बोला गया कि ऑल्दो गॉड, भगवान खुद में जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, बट जो उनकी मूर्ति है, जो उनकी आइडल है, उसको जुरिस्टिक पर्सन माना जाएगा। और जो भगवान की मूर्ति होती है उनको कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज जुरिस्टिक पर्सन एज पर द लॉ। पर गॉड को खुद में जुरिस्टिक पर्सन नहीं माना जाता, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो तो हर जगह प्रेजेंट है, तो उनके ऊपर कोई भी पर्सन का स्टेटस कंफर्म नहीं किया जा सकता है। ऑल्दो कई जगह मैंने देखा है, बहुत सारे बुक्स में देखा है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में देखा है अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के, जिसमें वो इसको बोलते हैं कि भाई नहीं, ये जो आइडल है ये भी कोई पर्सन नहीं होगा। तो ये आंसर गलत है दोस्तों। अयोध्या केस में ये बोला गया है कि जो आइडल होगा, जो मूर्ति होगा, वो जुरिस्टिक पर्सन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जैसा मैंने बोला था, बिना लाइक किए वीडियो बंद मत करना। थैंक यू सो मच।